गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम आपको परमाणु से संबंधित बातें आपको बताएंगे जो हमारी भौतिकी में 14 के पाठ में है। आप पहली बात हमें जानेंगे परमाणु है क्या। परमाणु प्रत्येक पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है। कोई भी पदार्थ जिसमें द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे हम पदार्थ से संबोधित करते हैं। वायु है, जल है, लोहा है, एल्युमिनियम है, चांदी है, कुछ भी जो हम सोच सकते हैं, अगर उसमें द्रव्यमान है तो उसे हम पदार्थ अथवा द्रव्य की श्रेणी में रखते हैं। पदार्थ या द्रव्य की श्रेणी में रखते हैं और हम इंग्लिश में इसे मैटर कहेंगे। मतलब कि प्रत्येक वस्तु जिसमें द्रव्यमान उपस्थित होता है उसे हम पदार्थ कहते हैं। और आप प्रश्न इस बात का पदार्थ बनता कैसे है। प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्मतम कणों से मिलकर बना होता है और उस सूक्ष्मतम कण को हम परमाणु कहते हैं। उस सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। कहने का अर्थ है कि परमाणु से छोटे कण को हम किसी पदार्थ से अलग नहीं कर सकते। मतलब किसी पदार्थ से जो सबसे छोटे से छोटे कण की हम कल्पना करते हैं उसे हम परमाणु कहते हैं। और परमाणु कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। जो परमाणु है वो कभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता और वह संयोग करके अणु का निर्माण करता है जो पदार्थ की स्थायी अवस्था होती है। कहने का अर्थ है प्रत्येक पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है वह अणु होती है। प्रत्येक पदार्थ की जो मूलभूत इकाई होती है वह अणु होती है और उस अणु में पदार्थ के समस्त भौतिक गुण निहित होते हैं। समस्त भौतिक गुण निहित होते हैं। और जैसा कि हमने बताया कि परमाणु जो है वह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता परंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सकता है। इसके जस्ट अपोजिट अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है परंतु रासायनिक क्रियाओं में नहीं भाग ले सकता है। परंतु जो अणु है वह स्वतंत्र अवस्था में तो रह सकता है परंतु रासायनिक क्रियाओं में भाग नहीं ले सकता है। परमाणु लगभग 10⁻⁻10 मीटर आकार का होता है। परमाणु जो है वह 10⁻⁻10 मीटर आकार का होता है। और इस अध्याय में हम परमाणु से संबंधित विभिन्न बातों का अध्ययन करेंगे। जैसे परमाणु किन मौलिक कणों से मिलकर बनता है, उन मौलिक कणों की परमाणु में क्या स्थिति है, वह परमाणु में किस प्रकार से रहते हैं और उनके मध्य किस प्रकार की प्रतिक्रिया होती है। जो परमाणु के मौलिक कण होते हैं उनके मध्य किस प्रकार से प्रतिक्रिया होती है, अर्थात हम परमाणु की आंतरिक संरचना के संबंध में अध्ययन करेंगे। और इस संबंध में पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। पहला है थॉमसन का परमाणु मॉडल। थॉमसन ने सर्वप्रथम ये बताया कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है। परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है जिसमें धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के समान होती है। अर्थात थॉमसन ने सर्वप्रथम कल्पना किया कि परमाणु उदासीन कण ना होकर के एक विद्युत उदासीन कण होता है जिसमें धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के समान होती है। और परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है। मतलब ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं कि परमाणु एक धनावेशित गोले के समान होता है जिसमें ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन ठीक उसी प्रकार से वितरित होते हैं जैसे तरबूज में बीज का वितरण होता है। इसलिए इसे हम परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। इसे हम परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं।
इस प्रकार से थॉमसन ने सर्वप्रथम यह प्रस्तावित किया अथवा कल्पना किया कि परमाणु एक विद्युत उदासीन कण है जिसमें धनावेशों की संख्या ऋणावेशों की संख्या के समान होती है। इस धनावेशित कण को हम प्रोटॉन से नाम से समझते हैं। धनावेशित कण को प्रोटॉन नाम से समझते हैं और ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है। ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन है और धनावेशित कण प्रोटॉन है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस प्रकार से होता है? जैसा अभी मैंने बताया, इसको हम इस प्रकार से कल्पना कर सकते हैं कि जैसे किसी तरबूज में बीज का वितरण होता है, ठीक उसी प्रकार से परमाणु में इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है। इसलिए इसे हम परमाणु का प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन थॉमसन के अनुसार किसी परमाणु में पाए जाते हैं, वह इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष, अपनी माध्य स्थिति का मतलब जो इलेक्ट्रॉन जहां पर हैं वहीं कंपन करते रहते हैं। मतलब अपने स्थान से चलायमान नहीं है, इलेक्ट्रॉन गतिशील नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते रहते हैं। और कंपन करते समय अगर इन इलेक्ट्रॉनों को बाह्य ऊर्जा प्रदान की जाती है, बाह्य ऊर्जा मतलब बाहर से कोई ऊर्जा प्रदान की जाए। बाह्य ऊर्जा का मतलब है कि बाहर से ऊर्जा, बाह्य ऊर्जा का मतलब है कि बाहर से अगर कोई ऊर्जा प्रदान की जाए तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन उस ऊर्जा को अवशोषित करके कर लेंगे और वह इलेक्ट्रॉन परमाणु से मुक्त हो जाएगा। जैसा कि हम पिछले पाठ में प्रकाश विद्युत प्रभाव में पढ़ा है कि जब फोटोन किसी पदार्थ पर आपतित होता है तो पदार्थ में स्थित इलेक्ट्रॉन उस फोटोन की ऊर्जा को अवशोषित करके मुक्त हो जाता है। अब इसके बाद थॉमसन के परमाणु मॉडल में कमी क्या है या थॉमसन के परमाणु मॉडल का दोष क्या है? पहला, जैसे आपने पढ़ा कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते रहते हैं। अब इससे संबंधित दूसरी बात कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर या परमाणु में इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते रहते हैं, कंपन करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं अथवा नहीं करते हैं, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती। अर्थात कि इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकती। एक बार फिर सुनेंगे। मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन कर रहे हैं, कंपन करते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी। अर्थात हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। दूसरा, आप ध्यान देंगे कि जो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में है या किसी परमाणु के हम और पदार्थों की बात करें या सभी पदार्थों की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु को छोड़कर बाकी सभी परमाणुओं में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो किसी परमाणु में जितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उन इलेक्ट्रॉनों के कंपन समान हैं अथवा अलग अलग हैं, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती। फिर से ध्यान से सुनेंगे कि जितने इलेक्ट्रॉन उस परमाणु में हैं, क्या सभी इलेक्ट्रॉन के कंपन का आयाम समान है अथवा अलग अलग है, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकती। अर्थात इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर की व्याख्या नहीं की जा सकी। जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में स्थित हैं, थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार क्या उन सभी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा समान है अथवा अलग अलग है,
इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी, या सरल शब्दों में इलेक्ट्रॉन के ऊर्जा स्तर की व्याख्या नहीं की जा सकी। उससे पहले हमने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन परमाणु में कंपन कर रहे हैं, कंपन करते समय वह पर इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का अवशोषण अथवा उत्सर्जन करते हैं कि नहीं करते हैं, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी, अर्थात ऊर्जा स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं की जा सकी। जो इलेक्ट्रॉन में ऊर्जा पाई जाती है वह ऊर्जा परिवर्तनशील है या स्थिर है, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी। और इस परमाणु मॉडल को रदरफोर्ड ने संशोधित किया और उन्होंने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के आधार पर इसकी व्याख्या किया। अब यहाँ पर हम देखेंगे अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी को लिया, सोने की पतली पन्नी को लिया। अब यहाँ पर प्रश्न इस बात का कि सोने का ही या सोने धातु का ही चुनाव क्यों किया? क्योंकि सोने में तन्यता अधिक होती है, इसको अधिक प्रसारित किया जा सकता है और दूसरी विशेषता इसकी द्रव्यमान संख्या अधिक होती है, अर्थात धनावेशों की संख्या अधिक होती है। धनावेशों की संख्या अधिक होने के कारण सोने का चुनाव किया गया। अब इसको हम दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं, गैसों को तो और अधिक प्रसारित किया जा सकता है, तो अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग को गैसों में क्यों नहीं किया गया? क्योंकि गैस के लिए, जैसे हम मान लीजिए कि ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या है 16, परमाणु क्रमांक है 8, कहने का अर्थ धनावेशों की संख्या कम होने के कारण इसका चुनाव नहीं किया गया। फिर से आप ध्यान देंगे, रदरफोर्ड ने सोने की पतली पन्नी को लेकर अल्फा कणों की बौछार किया। उन्होंने देखा कि अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं। जैसे कि हमें पता है अल्फा कणों पर धनावेश है। कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और अत्यंत कम संख्या में अल्फा कण उसी पथ पर वापस आ जाते हैं। फिर से आप ध्यान से सुनेंगे, मैंने बताया सोने की पतली पन्नी पर जिसको अधिक प्रसारित करके अल्फा कणों की बौछार किया गया, तो उससे निम्नलिखित मुख्य 3 बातें स्पष्ट हुई। पहले, अधिकांश अल्फा कण सीधे निकल जाते हैं, कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं और अत्यंत कम संख्या में, जैसे 10,000 अल्फा कणों की हमने बौछार किया, तो उनमें से एक अल्फा कण अपने पथ पर वापस आ जाता है। अब यहां पर हम देखेंगे, जैसे अल्फा कण धनावेशित है और जो मतलब जिसके कारण से अल्फा किरणें अपने पथ से विक्षेपित हो रही हैं, सीधी सी बात वो भी धनावेशित होगी। इसका मतलब ये हुआ थॉमसन के परमाणु मॉडल के अलग कि जो किसी परमाणु में धनावेश होता है वह पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित ना होकर एक निश्चित बिंदु पर केंद्रित होता है और उसे हम नाभिक कहते हैं। कहने का अर्थ है परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उस परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है और उसे हम नाभिक कहते हैं। जो परमाणु के केंद्रीय भाग में द्रव्यमान और धनावेश स्थित होता है उसे हम नाभिक कहते हैं। और परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है। दूसरा, जैसे अभी मैंने बताया कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उस परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। तीसरा, और ध्यान से सुनेंगे, किसी परमाणु में जो ऋणावेशित कण इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर
वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु में पाए जाते हैं वह नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। फिर इसी बात को हम दोहरा रहे हैं कि परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है और रिक्त होने का मतलब 99.99% भाग किसी परमाणु का रिक्त होता है और परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उस परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता रहता है। किसी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निश्चित वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। इसमें तीन मुख्य बातें स्पष्ट हुई जो थॉमसन के परमाणु मॉडल से अलग। पहली बात, थॉमसन ने माना कि परमाणु एक विद्युत उदासीन गोले ठोस गोले के समान है, जबकि रदरफोर्ड ने प्रयोगों से यह सिद्ध किया परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त होता है, यह एक ठोस गोले के समान नहीं है और जो लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश परमाणु का होता है वह उस परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन अपनी माध्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते रहते हैं, जबकि रदरफोर्ड ने माना कि इलेक्ट्रॉन कंपन नहीं करते हैं। यह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं और उससे भी महत्वपूर्ण बात कि परमाणु का लगभग समस्त द्रव्यमान तथा धनावेश उस परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है जिसे नाभिक कहते हैं। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि रदरफोर्ड ने ही सर्वप्रथम नाभिक की परिकल्पना किया। उन्होंने माना कि परमाणु में नाभिक स्थित होता है या परमाणु का लगभग जो समस्त द्रव्यमान है और धनावेश है उस परमाणु के केंद्रीय भाग में स्थित होता है और उसी को हम नाभिक कहते हैं। नाभिक का मतलब धनावेश, नाभिक का मतलब धनावेश और इलेक्ट्रॉन का मतलब ऋणावेश जो नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। अब आप देखेंगे रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल या अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का मुख्य दोष क्या है। तो पहली बात आप ध्यान से देखेंगे कि रदरफोर्ड ने माना किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण करते रहते हैं। अब आपको एक बात समझनी है, अगर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों निरंतर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो परिक्रमण के लिए उसको आवश्यक ऊर्जा कहां से प्रदान होगी। मतलब निरंतर परमाणु में नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है तो परिक्रमण के लिए इतनी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को कहां से प्राप्त होगी, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी। या इसी बात को हम दूसरे शब्दों में सुनेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है अगर नाभिक के चारों ओर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहा है तो परिक्रमण के कारण इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, ऊर्जा का निरंतर उत्सर्जन करता रहता है और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निरंतर उत्सर्जन करता रहेगा उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी। जब ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश है, नाभिक पर धनावेश है। ये जो नाभिक है नाभिक पर धनावेश है। तो जिस प्रकार से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होगी तो इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होता जाएगा। कहने का अर्थ है इलेक्ट्रॉन की वर्ताकार कक्षा की त्रिज्या निरंतर कम होती जाएगी। इससे यह बात स्पष्ट होता है इलेक्ट्रॉन जो परमाणु में नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उस की कक्षा वर्ताकार ना होकर के सर्पिलाकार होगी।
क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण करते समय वह अंततः नाभिक में मिल जाएगा। अर्थात रदरफोर्ड ने जो नाभिक की कल्पना किया था कि इलेक्ट्रॉन धनावेश के चारों ओर चक्कर लगा है, वह नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकी। मतलब नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं की जा सकी। परमाणु में जो नाभिक की कल्पना किया गया था वह नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी है, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी है। एक बार फिर आप सुनेंगे। मैंने जैसे आपको बताया, इलेक्ट्रॉन परमाणु में नाभिक के चारों ओर स्थिर वर्ताकार कक्षा में परिक्रमण कर रहे हैं, ऐसी कल्पना रदरफोर्ड ने किया। अब इससे संबंधित दूसरी बात कि जब इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है तो परिक्रमण के कारण निरंतर उसकी ऊर्जा का उत्सर्जन होगा और ऊर्जा के उत्सर्जन से इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होती जाएगी। क्योंकि इलेक्ट्रॉन ऋणावेश है, नाभिक धनावेश है, इस प्रकार इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी होने के कारण जो निरंतर कमी हो रही है वह इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित होता जाएगा। अर्थात इलेक्ट्रॉन की कक्षा वर्ताकार ना होकर के सर्पिलाकार होगी और अंततः यह नाभिक में मिल जाएगा। अंततः यह नाभिक में मिल जाएगा। इससे यह स्पष्ट होता है कि जो नाभिक के अस्तित्व की व्याख्या रदरफोर्ड ने किया था वह नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी है, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी। इससे संबंधित दूसरी बात देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, रदरफोर्ड के अनुसार वह निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा और यदि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का निरंतर उत्सर्जन कर रहा है तो उस स्थिति में जो ऊर्जा स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए, वह सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। परंतु आधुनिक अनुसंधानों से पता चला है कि जो परमाणु स्पेक्ट्रम होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रॉन द्वारा ऊर्जा के अवशोषण अथवा उत्सर्जन से जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है वह रैखिक स्पेक्ट्रम होता है, वह सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता है। वह सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता है और रैखिक स्पेक्ट्रम होता है। फिर से एक बार सुनेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन परिक्रमण कर रहा है वह निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा और इस ऊर्जा के उत्सर्जन के कारण इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में कमी आएगी। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो ऋणावेश है, नाभिक धनावेश है, तो यह इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे नाभिक की ओर आकर्षित होता जाएगा, अंततः यह नाभिक में मिल जाएगा। इससे दो बातें स्पष्ट हुई। पहला, नाभिक के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन का परिक्रमण पथ है वह वर्ताकार ना होकर सर्पिलाकार होगा, वर्ताकार ना होकर के सर्पिलाकार होगा। दूसरा, नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी है, इसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मतलब नाभिक स्थायी है अथवा अस्थायी है, इस बात की व्याख्या नहीं की जा सकी। और इससे संबंधित दूसरी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर परिक्रमण कर रहा है, परिक्रमण करते समय निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन करता रहेगा और इसके कारण से जो परमाणु स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा वह रदरफोर्ड के अनुसार सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। वह रदरफोर्ड के अनुसार सतत स्पेक्ट्रम होना चाहिए। परंतु आधुनिक अनुसंधानों से यह ज्ञात हुआ कि परमाणु स्पेक्ट्रम सतत ना होकर रेखीय होता है। जो कहने का अर्थ है कि जो बाद के टॉपिक में हम आपको और क्लियर करेंगे कि किसी इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित अथवा उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा संक्रमित कक्षाओं के ऊर्जा स्तर के अंतर के बराबर होती है। अर्थात जो स्पेक्ट्रम होता है वह रेखीय स्पेक्ट्रम होता है, सतत स्पेक्ट्रम नहीं होता है। परंतु
रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में सबसे उल्लेखनीय बात जो है, रदरफोर्ड ने सर्वप्रथम नाभिक की परिकल्पना किया। रदरफोर्ड ने अपने प्रयोगों से यह सिद्ध किया कि जो परमाणु का धनावेश है या परमाणु का द्रव्यमान है वह पूरे परमाणु में समान रूप से वितरित ना होकर के केंद्रित होता है, जिसे नाभिक कहते हैं।